फ्रेंड्स, तो कैसा लग रहा है आपको ये उपन्यास? कमेंट करके जरूर बताइए और पूरे उपन्यास को जरूर सुनिए। अगर इसे अधूरा छोड़ दिया तो आपको मज़ा नहीं आएगा। कोई भी बुक पढ़ो तो उसे पूरा पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम रेत की मछली उपन्यास का 6वां भाग। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजीबपन आया, लेकिन वह फिर आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया की तरह कमरे में खुदकने लगी। बच्चे तोरू के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का सा संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लाई। मन अनमना सा हो आया। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे। मेरे मन में भी संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं है। जो कुछ भी हो, अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण को सहजता की तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए। सफर से थक गई होंगी, फिर निश्चिंत होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरे से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक करेगा। उनके शब्दों में मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहकर चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता है। वर्षों के बाद किसी ने स्नेह सिक्त हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण चलते हुए अंतस्थल पर शीतलता की छींटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई तो मन पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। वर्षों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घेराती थी। शशिकांत जी से उदासी के बीच क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी था। एक बात कहूँ कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों से ही सटकर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता, वह उकता देता है, और दुख से ज्यादा लिपटने पर वह अंतस्थल को खा जाता है। मेरी आंखें भीग आई, लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पीकर फिर बच्चों के साथ मस्त हो गई। मन में करुणा हो आई कि वह नियत से कितनी निसंग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर वह किस नियत को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था, माँ, हम छुक पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तुम पापा के लिए पूछते थे ना बेटा। हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं। रास्ते भर वह यही दोहराती आई है, पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद सर के उस पार क्षितिज में उतर गया। तोरू ट्रेन के सफर से थकी थी। बच्चों से कहानी सुनते सुनते सो गई थी। जीजी मेरी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो, मैं जरा शंकर भाई के यहाँ होकर आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी। यह बाद में मालूम हुआ। उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बताया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेटी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सब सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की गाथा से मेरा परिचय सीधा नहीं है। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात तक बाहर रहे। जाने कहाँ कहाँ भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों में क्या बीता नहीं जान पाई। बहुत बाद में एक एक अंश जोड़कर उन कुछ घंटों की नितांत नाटकीय गाथा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वभाव गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया था, लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई भी स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ही सुझाया कि अच्छा हो, जो कुछ बात होती है वह शोभन से अभी इसी समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर भी दोनों वहां से कोई 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखकर किसी सीमा तक आतंकित हो उठे। शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके, लेकिन मीनल अपने बस में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद
उसने कह डाला कि कुंतल फिर कोई नया विस्फोट करने आई है, वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। सोहन की खामोशी से ही मीनल में थोड़ा अंतर आया। अपने छोम का उबाल उतार कर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह बहसी हुआ आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा कि अगर सोहन अपने आप को संयत रख सके तो वे कुछ कहना चाहेंगे। सोहन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था, मैं किस तरह अकेली बम्बई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी, लेकिन सोहन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे, जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा पटकते हुए। दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं यह सब नहीं सह सकती, मुझसे यह सब न होगा। उसका दिमाग सही नहीं है, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं, उसकी बच्ची को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। सोहन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया था, लेकिन उसे पी गए। फिर बहुत दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफी खराब रह रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर तक सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी अपने गंभीर स्वर में बोले, शोभन तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूँगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूँगा उसको सम्मान दो, ऐसी उपेक्षा करता हूँ। यह सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है ना। सोहन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो सोहन, तब तुम जी खोलकर अपनी बात कह लेना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया, कुंतल का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? सोहन बहुत गंभीर हुआ और कुछ देर तक सोचते रहे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात सोहन पर असर कर गई है, लेकिन सोहन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी बस नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है तो हम सबके लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। सोहन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, सोहन जी आपका हठ निर्मम ही नहीं, अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज्यादा बीमार है, खुद चलकर न जाने कैसे बम्बई पहुंची, पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व तो हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। सोहन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि सोहन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और सोहन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति को पहचाना, हाथ बढ़ाकर सोहन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए बोले, सोहन तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो सोहन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद सोहन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे ये आदेश दे सकते हैं, मैं इनकार भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरी माननी होगी, बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूँगा। स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा, बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील की सलाह करूँगा, फिर आप जैसा समझेंगे वैसा ही होगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उसके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए। थोड़ी सी औपचारिक बात के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे पर आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना सोहन कि इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। सोहन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित ना करें आप, इतनी रात गए, आप इतनी दूर से आए, मैं तो आतिथ्य भी ना कर सका। चलते चलते तय हुआ था 18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई थी। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है, माँ और बेटी के बीच
दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश हुई थी। नई नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी, बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बांध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपकाकर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेलकर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे बस में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे व्यवस्था की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही है। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा कि शायद 2-3 बजे तक वे सब शोभन और शोभन के मित्र वकील और संभवतः मीनल आ जाएंगी। घंटा भर लगेगा, शायद कुछ समय ज्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं, तभी ना चाहते हुए भी घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली आ रही है। उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते चले गए और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए और बाहर गाड़ी में है। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की रेखाएं उनके चेहरे पर भी उभर आई। मुझे पता था कि इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वह आ गया। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1-1.5 घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए, इसीलिए बलात् मुझे मुस्कुराना भी पड़ा। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पर पहुंचे, बाकी सब वहां आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साहब थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थी। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू बोली हाँ, और तोरू और भी ज्यादा खुश होकर उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जा रहे हैं, हम पापा के पास जा रहे हैं। चलिए फिर सुनेंगे इसका, चलिए आगे फिर सुनाएंगे आपको हम इस उपन्यास का अगला भाग। जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।